this part is more gonna be about that what is the hemodynamics of AR. ठीक है, अब होता है यहाँ पे सिंपल सी बात है, you have to understand the basic concept here. Once you understand the basic concept here, you're gonna understand, we are gonna cover कि pressure gradients में क्या difference आएगा, any kind of MCQ regarding volume, pressure gradient, anything you can solve with. What happens, हम basic चीज़ पे बात करते हैं. When we have this heart here, ठीक है, यहाँ पे LA है, यहाँ पे LV है, यहाँ पे aorta है, and this is a valve here. ठीक है, now what happens is I'm talking about the general physiological thing here, that general जो physiological diastolic pressure होता है, diastolic pressure in LA is 10 millimeter of mercury, जो भी है. LV का भी सेम होता है 10 millimeter of mercury. डायस्टोलिक प्रेशर आई एम टॉकिंग अबाउट. एओर्टा का डायस्टोलिक प्रेशर वुड बी द सेम एज द डायस्टोलिक बीपी जो हमारा होता है, दैट वुड बी 80. अब मुझे एक बात बताओ, नेचर के अकॉर्डिंगली व्हाट हैपेंस इज जब भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कोई चीज़ जाती है, यहाँ पे क्या होगा, व्हेनेवर डायस्टोल का फेज आएगा, नेचुरली यहाँ पे 80 है प्रेशर, यहाँ पे 10 का प्रेशर है. नेचुरली ब्लड शुड गो देयर, बट बिकॉज ऑफ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकली जो हमारी ऑटिक वेल्व अगर क्लोज हो जाएगी, तो दैट वुड प्रिवेंट द लीकेज ऑफ ब्लड फ्रॉम दिस. अदरवाइज ब्लड यहाँ जाएगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. इन एओर्टिक रिगर्जिटेशन पूरा फिनोमेना इस प्रॉब्लम पे आएगा. व्हाट विल हैपन, फिजियोलॉजिकली एक ग्रेडियंट जो मेंटेन्ड है, जिसको प्रिवेंट किया है लीकेज को किसने, एओर्टिक वेल्व ने क्लोजली बंद होके. यहाँ पे द वेल्व इज रिगर्जिटेशन, मतलब विच इज नॉट बीइंग क्लोज्ड. अब क्या होगा, द ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा. यहाँ 80 है, यहाँ 10 है. फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ब्लड विल लीक हेयर. डायस्टोलिक फेज इज अ फिलिंग फेज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल. दैट मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल इज एक्चुअली नाउ रिसीविंग ब्लड फ्रॉम, एक तो ब्लड इज कमिंग डायस्टोल फेज में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ रहा है. दूसरा ब्लड कहाँ से आ रहा है, एओर्टा से आ रहा है. तो दो जगह से इसके पास यहाँ पे ब्लड आ रहा है. अब क्या होगा, जब दो जगह से ब्लड आएगा, अब मुझे बताओ उस पर क्या होगा, ब्लड आएगा ज़्यादा. दैट मीन्स आई कैन से द वर्ड दैट आई एम इंक्रीजिंग प्रीलोड. बढ़ गया प्रीलोड, प्रीलोड बढ़ गया. प्रीलोड जब बढ़ जाएगा, मैं ये कह सकती हूँ कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम विल इंक्रीज. एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम दैट इज इन द लेफ्ट वेंट्रिकल डायस्टोल के एंड में. ड्यूरिंग डायस्टोल इधर से भी ब्लड आ रहा है, इधर से भी ब्लड आ रहा है. एट द एंड ऑफ द डायस्टोल जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड होता है वो हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है. एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज्ड. दीज आर क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए. ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रैंकलिन कोई हमारे पास है ना, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ. व्हाट इट सेज, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ इन कार्डियोलॉजी स्टेट्स, यू द मोर वर्क यू गिव टू अ पर्सन, ये मैं अपने टर्म्स बता रही हूँ, द मोर हार्ड वर्क इट विल डू. तो लेफ्ट वेंट्रिकल पे द मोर प्रीलोड यू विल गिव, the more good and vigorous contractions it will do. This is a basic concept in cardiology. That means, according to Frank-Starling law, if I'm increasing the preload, I'm increasing the work on left ventricle, the more rigorous contractions it should do. That means contractions क्या हो जाएंगी, vigorous हो जाएंगी. समझ आ रही है, contractions बढ़ जाएंगी. Contractions अगर बढ़ गई, एक चीज़ अगर ज़्यादा input दिया, contractions बढ़ गई, क्या होगा, आउटपुट भी ज़्यादा निकलेगा. तो मैं ये कह सकती हूँ कि स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा. स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया, कार्डियक आउटपुट बढ़ गया. कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, मैं ये कह सकती हूँ इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ गया. इजेक्शन फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. इजेक्शन फ्रैक्शन, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ गया, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का क्या हो गया, मैं बताती हूँ. एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इज अ वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल 50 ml होता है, विच रिमेन्स इन द लेफ्ट वेंट्रिकल आफ्टर कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल में कंप्लीट इजेक्शन ऑफ ब्लड होने के बाद जितना ब्लड रह जाएगा, क्योंकि कंप्लीटली लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग सिस्टोल ना खाली नहीं होता. देयर शुड बी सम, जैसे लंग्स में कंप्लीट एक्सपायरेशन के बाद भी, एक्सलेशन के बाद भी देयर शुड बी अ रिजर्वर अमाउंट ऑफ एयर, वैसे ही ब्लड हमारे पास होना चाहिए. सो दैट्स एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. The more input you are giving to left ventricle, the more beautifully it is contracting, the more beautiful output it is giving. That means end systolic volume उतना कम बचेगा क्योंकि आप ज़्यादा आउटपुट दे रहे हो, तो end systolic volume कम होगा. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. end systolic volume बढ़ गया. अब मुझे एक बात बताओ, end systolic volume बढ़ गया, इस पेशेंट में मैं ये कह सकती हूँ कि what will happen to pulse pressure. pulse pressure का फॉर्मूला क्या है, कभी भी एमसीक्यूज में दे जस्ट प्ले विद द फॉर्मूलाज इन कार्डियोलॉजी. ठीक है, सो पल्स प्रेशर इज इक्वल्स टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर.
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज डिपेंडेंट अपॉन, ये अपने पास कहीं पे ना ऊपर करके हमेशा, जैसे देखो दिस इज माई रजिस्टर, ठीक है, एंड व्हाट आई डू, ऊपर वाली चीज़ों पे ना आई ऑलवेज राइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आई वांटेड टू राइट. जैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट जितना ज़्यादा होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. तो इस केस में कार्डियक आउटपुट बढ़ा हुआ था, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा. डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा बताती हूँ. क्या होगा जब सिस्टोल की बारी आएगी तो इसने तो स्ट्रोक वॉल्यूम इतना ज़्यादा दे दिया, इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ गया था, यहाँ पे इतना ज़्यादा ब्लड आ गया. जब डायस्टोल की बारी आएगी तो ऑल ऑफ द ब्लड, यहाँ ब्लड सप्लाई जाने से पहले ही पूरा का पूरा रीगर्जिटेशन हो जाएगा. बिकॉज ऑफ व्हाट, प्रेशर ग्रेडियंट. बेटा 80 to 10 का प्रेशर ग्रेडियंट है. इतना जब अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी भी कंडीशन को जैसे ये प्रेशर ग्रेडियंट जितना बढ़ा दूंगी, मतलब 80 को मैं 100 कर देती हूँ, डिफरेंस प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ा दूंगी, उतना प्रेशर से फिर ब्लड जाएगा. दैट मीन्स डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा, तकरीबन वो 0 तक भी पहुंच सकता है. पूरा का पूरा ब्लड अगर इधर आ गया तो यहाँ पे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता जाएगा. बिकॉज दैट इज डिफाइंड बाय व्हाट, दैट इज माई डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के कौन डिफाइन करता है, जितना हमारे पास यहाँ पे आफ्टर रिगर्जिटेशन रह रहा है तो वो तो बिल्कुल कम होता जा रहा है. ये चीज़ बढ़ती जा रही है, ये चीज़ कम होती जा रही है. इनको माइनस करो, क्या होगा, पल्स प्रेशर वुड इंक्रीज. All of the symptoms, aortic regurgitation में there are numerous signs I'm going to discuss beautifully. वो सारी signs का reason क्या होता है, pulse pressure, increased pulse pressure. ये हमेशा बात याद रखना, उसका concept भी मैंने बता दिया, ठीक है. अब because of the increased pulse pressure हमारे पास क्या हुआ, compensation कैसे की हार्ट ने कैसे कंपनसेट किया, एलवी को होना पड़ा डायलेट. बिकॉज ऑल ऑफ द ब्लड यू आर गिविंग इन इट, देयर विल बी हाइपरट्रोफी, ठीक है, बट देयर विल बी व्हाट काइंड ऑफ हाइपरट्रोफी, एओर्टिक स्टेनोसिस में कौन सी हाइपरट्रोफी थी, कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी थी विद, अब ये बात याद रखना, एओर्टिक स्टेनोसिस में कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी विद रिड्यूस्ड कैविटी साइज, जितना ज़्यादा था. लेकिन यहाँ पे दे विल बी डायलेटेड, so there will be eccentric hypertrophy with dilated or increased cavity size. ये दोनों में डिफरेंस याद रखना, ठीक है. तो that means left ventricle is gonna be enlarged. For you guys I have written the whole phenomena. This is a concept you guys have to understand at any cost, ठीक है. अगर ये concept समझ में आ गया, ब्यूटिफुली हर चीज़ समझ में आएगी. ये एक मेन पॉइंट है, ठीक है. डायस्टोलिक ग्रेडियंट एग्जिस्ट बिटवीन एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल, बट एक नॉर्मल वेल्व जो है उन दोनों को मेंटेन करके रखती है. एओर्टिक रिगर्जिटेशन में एलवी इंक्रीज एलवी प्रेशर, ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दोनों बढ़ जाएंगे, क्योंकि एलवी में कहाँ से, 2 सोर्सेज से ब्लड आ रहा है, एओर्टा से भी आ रहा है और एलए से भी आ रहा है. तो प्रीलोड बढ़ गया, यही हमने डिस्कस किया था, जिसकी वजह से प्रीलोड बढ़ने के, तो कंपनसेशन कैसे हुई, एओर्टिक स्टेनोसिस में कंपनसेशन हाइपरट्रोफी की वजह से हुई, यहाँ पे कंपनसेशन इसेंट्रिक हाइपरट्रोफी की वजह से हुई, जिसमें डायलेटेड इंक्रीज्ड कैविटी साइज है. एलवी डायलेशन बढ़ गई, जिसकी वजह से द एलवी सिस्टोलिक टेंशन रिक्वायर्ड टू डेवलप एनी लेवल ऑफ, अच्छा पता है ये यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल बात है जो मैं बताऊंगी, तुम लोग को अभी शायद समझ में नहीं आया. द रीजन इज यहाँ पे प्री लोड बढ़ गया, मैंने कहा था, यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ आफ्टर लोड भी बढ़ जाएगा. बस यू हैव टू रेक्टिफाई, यू हैव टू अंडरस्टैंड. आई डोंट नो, जितना ज़्यादा ब्लड दोगे ना, कुछ ऐसा प्रेशर डिफरेंस की वजह से कुछ ऐसा करेगा कि द एलवी पे इतना प्रेशर आ जाएगा, एलवी पे इतनी इनसिक्योरिटी आ जाएगी कि उसको बहुत प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा, तो वो आफ्टर लोड भी बढ़ जाएगा, ठीक है. ये पॉइंट को थोड़ा सा हमेशा याद रखना. इट डज नॉट गोज वेल विद द सिचुएशन, बट यू हैव टू रिमेंबर इट. एंड डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाएगा, ये सारी वही बात है कि इंक्रीज्ड जो सिस्टोलिक वॉल्यूम है रिजल्ट्स इन एब्रप्ट डिस्टेंशन ऑफ पेरिफेरल आर्टरीज, और सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाएगा, मैंने कहा था, और फिर डायस्टोलिक बीपी 0 की तरफ भी आ सकता है. ऑल ऑफ दोज एक्सप्लेन्ड ब्यूटीफुली. अब इसमें मैं बताने वाली हूँ एक और हीमोडायनेमिक फिनोमेना वी हैव टू रिमेंबर, दैट इज लैपलेस लॉ. हाउ वी गोना एसोसिएट दैट? लैपलेस लॉ सेज दैट, ये लैपलेस लॉ है. लैपलेस लॉ क्या कहता है, कार्डियोलॉजी में लॉज बढ़े, वॉल स्ट्रेस is equals to pressure into radius divided by 2 multiplied by wall thickness. I just hope it's visible to you guys. अब बात करते हैं मुद्दे की, सिर्फ सुनने पे कंसंट्रेशन करना. लैपलेस बंदे ने कहा जितनी ज़्यादा थिकनेस बढ़ाओगी, उतना थिकनेस जितनी ज़्यादा बढ़ाओगी, हाइपरट्रोफी जितनी ज़्यादा बढ़ाओगी, जितनी ज़्यादा थिकनेस बढ़ाओगी, वो उतनी ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस बढ़ाने पे. किसी भी सर्कल का रेडियस कब बढ़ेगा, जब वो डायलेट होगा. तो कैविटी साइज, अगर फॉर एग्जांपल कैविटी साइज बढ़ जाता है तो रेडियस भी बढ़ जाएगा.
दैट मीन्स हाइपरट्रोफी जितनी ज़्यादा होगी इसेंट्रिक वाली, जितनी ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, जितना ज़्यादा हमारे पास वॉल थिकनेस बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा रेडियस बढ़ेगा, सो दैट वॉल स्ट्रेस मेंटेन रहे। वॉल स्ट्रेस को हमें नॉर्मल रखना है, क्योंकि हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकली वॉल स्ट्रेस कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। अगर वॉल स्ट्रेस बढ़ गया तो मैं बताती हूँ क्या होगा। वॉल स्ट्रेस नहीं बढ़ना चाहिए। इन ऑर्डर टू कीप वॉल स्ट्रेस एट द कॉन्स्टेंट रेट, जैसे ही हमारे पास हाइपरट्रोफी होगी उतना ही ज़्यादा हमारे पास रेडियस बढ़ेगा। दैट मीन्स जितनी हाइपरट्रोफी होगी उतना ज़्यादा हमारे पास थिकनेस रेडियस बढ़ती जाएगी, डायलेशन होती जाएगी। जैसे ही एक ऐसा पॉइंट आएगा जब थिकनेस बढ़ना बंद हो जाएगी, क्योंकि एक लिमिट तक आप किसी को हाइपरट्रोफी करवा सकते हो कार्डियक सेल्स की, जैसे ही बंद हो जाएगी एलवी फेल्स। ऐसा नहीं है कि एलवी डायलेट होते 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 फट जाएगा, क्योंकि फटने से भी तो उसको रोकना है ना। एक वॉल में कितना पोटेंशियल होगा अपने आप को बनाने का, तो वो कौन डिटरमाइन करते हैं? लैप्लास लॉ डिपेंड करता है कि वॉल स्ट्रेस को अगर रोकना है तो वॉल स्ट्रेस कैसे रुकेगा। वॉल स्ट्रेस को मुझे कुछ भी करके मेंटेन करना है, बिकॉज आई डू नॉट वांट रप्चर ऑफ एलवी, क्योंकि आपका तो जितना दिल जाएगा आप प्रीलोड डालते जाओगे और वो आपके पास बढ़ता जाएगा। मुझे उसको रोकना है। फॉर दैट आई वांट कि जितनी हाइपरट्रोफी हो उतनी ही ज़्यादा डायलेशन होगी। एक टाइम आएगा जब हाइपरट्रोफी कार्डियक सेल्स की नेचुरल फिनोमेना के उस पर बंद हो जाएगी, डायलेशन भी स्टॉप हो जाएगी। वो स्टेज आता है वेरी सिवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन का, उसको हम कहते हैं एलवी फेल। उसमें सारी फाइंडिंग्स उल्टी हो जाएंगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा जो कम हो रहा था, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है आपके पास क्या होगा, सब चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगा। तो अभी मैं सिम्टम्स में बताऊंगी वो सब कुछ, डोंट वरी। बट जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई ना, ये सारी चीज़ें एक बार याद रख लो। ऑल दीज आर द फाइंडिंग्स ऑफ इजेक्शन फ्रैक्शन भी बढ़ा है यहाँ पे। ये सारी फाइंडिंग्स ऑफ व्हाट है? ये सारी फाइंडिंग्स है सिवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन की। ये मैं सिम्टम्स ऑफ माइल्ड मॉडरेट एओर्टिक रिगर्जिटेशन में डीपली एक्सप्लेन कर लूँगी।